गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उसको हम किन किन तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की और प्रोड्यूसर्स की। तो जैसे वो हम प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो प्रकृति में जीवों की समस्त जैविक क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सूरज से। और इस जो सोलर एनर्जी है, ग्रीन प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा और क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। यही जो भोजन है ये ऊर्जा इकोसिस्टम में विद्यमान समस्त कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। तो ग्रीन प्लांट्स तो क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए और उपभोक्ता या जो बाकी के जो अन्य जीव हैं वो क्या हो गए? कंज्यूमर्स या उपभोक्ता हो गए। कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं या कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और फिर वो उस भोजन का पाचन करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आदि का क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं। अतः उपभोक्ता किसी न किसी रूप में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं या संकलन करते हैं। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं और बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एक इकोसिस्टम में इकाई समय मतलब यूनिट समय में, यूनिट टाइम में, जो कि जनरली क्या होता है? 1 ईयर। यूनिट समय में, यूनिट टाइम में, इकाई क्षेत्र में मतलब यूनिट एरिया में, जो कि क्या होता है? 1 वर्ग मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर के जीवों द्वारा ऊर्जा के स्थिरीकरण की दर को उत्पादकता कहते हैं। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में यूनिट टाइम पर और यूनिट एरिया में जितनी भी ऊर्जा का स्थिरीकरण या फिक्सेशन किया जा रहा है वो उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के यूनिट एरिया में निश्चित टाइम के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को हम प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कहते हैं। और इकोसिस्टम की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत प्लांट्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जीवों की उत्पादकता या प्रोडक्शन प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। मतलब वो ब्रांच जिसमें हम प्रोडक्टिविटी का या प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टडी करते हैं वह क्या कहलाती है? प्रोडक्शन इकोलॉजी कहलाती है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की। What is productivity? The rate of organic matter or biomass production is called productivity. There are 2 types of productivity. A. Primary productivity. Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा पर यूनिट एरिया में और पर गिवन टाइम के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज़ ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब वेट तो क्या हो गया? ग्राम्स में, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर एंड टाइम कितना हो गया? पर ईयर। या फिर जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसको हम मेज़र करते हैं किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। Primary productivities are divided into GPP and NPP. GPP is gross primary productivity and NPP is net primary productivity. अब ये क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस मीन्स क्या होएगा? टोटल। दैट इज इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड या ऑर्गेनिक फूड इन एन इकोसिस्टम इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड GPP। मतलब जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है विदाउट उसको खर्च किए हुए, बिना उसका यूज़ किए हुए, वो टोटल अमाउंट क्या कहलाता है? GPP कहलाता है। इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड। मतलब वो सब कुछ मिला के जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ हो चुका है। तो जो भी ग्रॉस है मीन्स टोटल, जितना भी फोटोसिंथेसिस से फूड बना भले ही वो कितना ही खर्च हो गया वो क्या कहलाता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। It is also known as total photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration. मतलब GPP का कुछ जितना भी पार्ट है वो किस में खर्च हो जाता है? रेस्पिरेशन में खर्च हो जाता है।
तो इसी हिसाब से क्या है अब नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे NPP। इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यूज आफ्टर यूटिलाइजेशन। मतलब अब आपने जो भी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया वो कहीं तो एनर्जी यूज़ हो रही है ना, रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है, तो वो जो यूज़ होने के बाद जो अमाउंट बचता है वो क्या कहलाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R। R इज़ फॉर रेस्पिरेशन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ओके, तो GPP में से यदि हम रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होने वाली एनर्जी को माइनस कर दें तो क्या बचता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, या फिर GPP इज इक्वल टू NPP प्लस R। NPP इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स। अब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक क्या जाएगा, NPP, दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये सन से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, कुछ पोर्शन इसका रेस्पिरेशन में खर्च हो रहा है और जो बाकी बचा जो कि बायोमास जो कि नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होएगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Now what is secondary productivity? The rate of increase in biomass of heterotrophs per unit time and area is called secondary productivity. Okay, तो primary productivity तो किससे related है, plant से, और secondary productivity किससे related है, consumers से। तो जो consumers का में जो biomass increase होएगा ना heterotrophs में per unit time and per unit area, वो क्या कहलाएगा, secondary productivity। फिर उसके बाद एक चीज़ है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, तो जो ऑर्गेनिक मैटर जो कि स्टोर हो चुका है और कि यूज़ नहीं किया गया वो क्या कहलाता है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। दैट इज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू NPP माइनस HR। HR यहाँ पर क्या है, एनर्जी यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। तो सेम ही है जैसे वहाँ पर रेस्पिरेशन है और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ऐसे ही इनकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और वो NCP क्या है, प्लस HR, दैट इज एनर्जी यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। ओके, नाउ कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। Primary productivity depends on plant species inhabiting a particular area। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, उस पर कि वो कौन से एरिया में प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे, न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं प्लांट्स को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है, इन सब पर डिपेंड करती है। Therefore it varies in different types of ecosystem। ओके, मतलब डेजर्ट इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग होएगी और रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी अलग होएगी। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन आर ओनली 55 मिलियन टन्स। ओके, इन पर यूनिट एरिया मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो फर्स्ट पॉइंट में जो भी कंडीशंस है वो क्या होती है, सब फेवरेबल होती है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ पे मिलेगी आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। इन वाटर लीस्ट प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन वेरी डीप लेक्स एंड हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज कोरल रीफ। यदि हम एक्वाटिक की बात करें तो जो डीप लेक्स है ना, जहाँ पर सनलाइट अंदर तक नहीं जा सकती डीप में, वहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होएगी, सबसे कम होएगी। और कोरल रीफ जो एरिया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा होएगी। इन लैंड लोएस्ट प्रोडक्टिविटी इन डेजर्ट्स लाइक टुंड्रा। और लैंड के ऊपर बात करें तो डेजर्ट्स के अंदर सबसे कम प्रोडक्टिविटी होएगी। ये मैंने एक डिफरेंट, ये आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख रखे हैं, ये जो बार्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्चुअरीज, स्वैम्प्स एंड मार्चेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, इन सब की क्या है, इनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे क्या, एक्सट्रीम डेजर्ट्स, डेजर्ट स्क्रब, यहाँ पर क्या है, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। व्हाट इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं, सोलर रेडिएशन,
temperature, carbon dioxide, water, nutrients and herbivory. Therefore, the least productive ecosystems are those with limited heat and light energy, limited water and limited nutrients. तो सबसे जो least मतलब सबसे कम productive ecosystem कौन से होंगे? जहाँ पर limited heat है, limited light है, energy है, limited water है, सब कुछ वहाँ पे limited है, मतलब limit के अंदर है. और द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स आर दोज विद हाई टेम्परेचर, लॉट्स ऑफ वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब जहाँ पर कि एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होएगी. चलिए, ये बात हो गई प्रोडक्टिविटी की या उत्पादकता की. अब हम उसको किस तरह से मेज़र करते हैं, तो इसके कई डिफरेंट वेज़ हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं. तो इसमें से कुछ इसमें दिए हुए हैं और कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है ये वाला मेथड बताइए, इस मेथड से आप किस तरह से प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हार्वेस्ट मेथड की या स्टैंडिंग क्रॉप मेथड की. तो इसको हिंदी में कहते हैं खड़ी फसल विधि, स्टैंडिंग क्रॉप मेथड. इकोसिस्टम में उपस्थित जीवित पदार्थ की मात्रा को खड़ी फसल कहते हैं. किसी भी इकोसिस्टम में जितनी भी जीवित मात्रा प्रेजेंट है ना, वो क्या कहलाती है, उस जगह की स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल कहलाती है. इसे जीवों की कुल संख्या, इसको हम किस तरह से नाप सकते हैं, जो भी खड़ी फसल है वो कैसे नापते हैं, या तो इसे कुल संख्या से नाप सकते हैं या शुष्क अथवा अशुष्क भार के रूप में व्यक्त करते हैं. खड़ी फसल की सहायता से प्रोडक्टिविटी को माप सकते हैं. और इस पर यह जो विधि है ना, ये जो स्टैंडिंग क्रॉप मेथड है, ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स मतलब जो हम फसलें लगाते हैं उनके लिए ये सूटेबल है, उनके लिए ये सही मानी गई है. क्योंकि कल्टीवेटेड फसलों में बीज बोते समय क्या है, सपोज जब आपने फील्ड तैयार किया, अपना खेत तैयार किया, बीज बोया, मतलब तब क्या है, उत्पादकता क्या है, 0 है. और जब आपकी फसल राइप हो जाती है, पक जाती है, तो फसल काटने के समय ये क्या हो जाती है, मैक्सिमम पहुंच जाती है. इस विधि से प्रोडक्टिविटी ज्ञात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इंसेक्ट्स अथवा अन्य जंतुओं द्वारा क्षेत्र से कोई पदार्थ हटने ना पाए. क्योंकि अब चूँकि फसल है, फील्ड है, तो कोई भी इंसेक्ट्स भी उसको ख़राब कर सकते हैं. इंसेक्ट्स जो आपकी प्लांट्स हैं उनको खा सकते हैं या कोई जीव जंतु खा सकते हैं. तो यदि हमें एग्जैक्ट मेज़र करना है प्रोडक्टिविटी का, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कुछ एनिमल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे. फसल काटकर तथा सुखाकर उसकी जैव भार मात्रा ज्ञात कर ली जाती है. तो जब फसल कटती है तो उसको काट के सुखा के उसका बायोमास ज्ञात कर लिया जाता है. यदि पदार्थ की कैलोरी मात्रा ज्ञात है तो काटी गई फसल की कैलोरी को भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम बायोमास से भी या फिर कैलोरी से भी हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं. यदि पदार्थ की कैलोरी मात्रा ज्ञात इस नॉन कल्टीवेटेड क्रॉप्स के अंदर या टेरेस्ट्रियल सिचुएशन में भी हम इसको, जो एनुअल प्लांट्स हैं ना, जो कि साल भर एक ही साल के लिए लगे हुए हैं, उनमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो, सपोज़ कुछ ये फील्ड्स हैं, ट्रेडिशनल मतलब कुछ भी ट्रेडिशनल सिस्टम है. ये जो स्टैंडिंग क्रॉप मेथड है, ये प्रोडक्टिविटी मेज़र करने का क्या है, एक ट्रेडिशनल तरीका है. तो सपोज़ ये फील्ड्स दे रखे हैं. अब ये एक सपोज़ ये जो ग्रीन चेम्बर है, ये आप मान लीजिए फील्ड है. ओके, तो जो ब्लू है एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोइंग सीजन, जो ब्लू डॉट्स हैं या ब्लू आप पेड़ मान सकते हैं, तो इनका सपोज़ ये नॉन कल्टीवेटेड यदि कोई क्रॉप है, तो बिगिनिंग जहाँ पर आपने शुरू की तो वहाँ पर इनका क्या था, प्रोडक्टिविटी 15 और 10 मतलब 25 थी. और एट द एंड ऑफ द सीज़न जब आपने इसको नापा तो ये क्या आ गई, 30 और 35, दैट इज़ 65. तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, 65 माइनस 25, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी हो जाएगी. अब जो इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर स्टैंडिंग क्रॉप के लिए क्या कुछ मुश्किलें आती हैं, मतलब प्रॉब्लमेटिक होती हैं कि क्या जो प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द ईयर. यदि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर आपने सपोज प्रोडक्टिविटी एक पॉइंट से स्टार्ट की, पर जो प्लांट्स हैं वो तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, मतलब उनका कोई एंड नहीं है. जैसे एनुअल क्रॉप है वो ख़त्म हो गई तो आप उसका निकाल सकते हैं. पर ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, हायर प्लांट्स हैं,
दे कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द ईयर, वो ग्रो करते रहते हैं। तो आप कैसे निकालोगे? उसके अलावा भी क्या है, द लेबर इंटेंसिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हार्वेस्ट टेक्निक मेक्स दैम इम्प्रैक्टिकल फॉर एस्टिमेटिंग एनपीपी ओवर लार्ज एरियाज और इन बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम। तो क्योंकि क्या है, एक तो लेबर बहुत ज़्यादा खर्च होती है, ऊपर से बाकी जो फॉरेस्ट के अंदर भी क्या इतने बड़े बड़े एरियाज़ में प्रोडक्टिविटी नापना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और इसके अलावा भी क्या, रूट की जो ग्रोथ है वो भी हम उसमें से, या जो लीव्स और स्टेम की ग्रोथ तो अपन देख सकते हैं क्योंकि वो अबव ग्राउंड है, पर रूट की ग्रोथ भी तो प्रोडक्टिविटी के अंदर आती है, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। वैसे ये कुछ देखिए, कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह से, ये स्टिक देख रहे हैं फर्स्ट इसके अंदर, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कैमरा कंट्रोलर लगा रखे हैं कि उनको रूट के अंदर भेजते हैं और फिर हम रूट को मेज़र कर सकते हैं कि उस कितनी नीचे तक रूट गई है, और फिर उसको भी हम नाप सकते हैं। पर ये एक बहुत एक टीडियस प्रोसीजर है कि आप हर एक प्लांट और उसमें की आप रूट मेज़र नहीं कर सकते, पर एक ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, अब उसके बाद सेकेंड मेथड है क्लोरोफिल मेथड। क्लोरोफिल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा से किसी भी इकोसिस्टम की उत्पादक स्तर का अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत समय समय पर हम हरे जो भी ग्रीन प्लांट्स है उसके सैंपल लेते हैं, और उन जो भी आपने ग्रीन प्लांट्स ले लिए टाइम टाइम पर, मतलब अलग अलग सीजनल टाइम पर आपने प्लांट्स ले लिए, और उनको हम क्या करते हैं, लीव्स ले ली क्योंकि क्लोरोफिल की बात है, और उन लीव्स को हम क्या करते हैं 80% एसीटोन में उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, 80% एसीटोन लिया आपने और उसको क्लोरोफिल हम उसका निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा जो भी ये एक्सट्रैक्टेड जो आपका क्लोरोफिल आया उसकी हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र करते हैं, और फिर कुछ फार्मूला होते हैं उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल की कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं कि क्लोरोफिल की जो सांद्रता है या कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है। मतलब सबसे पहले आप अलग अलग टाइम पे सैंपल लेते हैं लीव्स के, फिर उनको हम एक्सट्रैक्शन उसका क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं और उससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल पता करते हैं, और जो भी आपका क्लोरोफिल आया है उससे हम प्रकाश संश्लेषण की दर को मतलब जितना भी क्लोरोफिल है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो वो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोफिल के अनुपात में होती है। नाउ थर्ड जो मेथड है वो है लाइट डार्क बॉटल मेथड। लाइट डार्क बॉटल मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इस विधि इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड का या लाइट डार्क बॉटल मेथड का, वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब 6CO2 + 6H2O से क्या बनता है, C6H12O6 और 6CO2। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए तो इक्वली कितने निकले, 6O2 निकले, 6 ऑक्सीजन निकले। अब इस विधि को किसने बनाया था, गार्डन एंड ग्रॉन के अंदर। तो ये लाइट एंड डार्क मेथड ऑफ गार्डन एंड ग्रैन भी इसको हम कहते हैं। अब क्योंकि ये बॉटल इसमें लिख ही रहे तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बॉटल्स का यूज़ करते हैं। 3 बॉटल्स का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली बॉटल होती है इनिशियल बॉटल, उसके बाद दूसरी एक सफ़ेद बॉटल होती है और तीसरी बॉटल को काला कर दिया जाता है जिससे कि उसके भीतर भरे हुए पानी तक प्रकाश नहीं पहुंच सके। इन तीनों बॉटल्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या है, चूँकि मेनली ये किसके अंदर है, समुद्र के अंदर या एक्वाटिक प्लांट्स के लिए ये मेथड क्या है, ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि इसके अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में अलग अलग वाटर सैंपल्स भर लेते हैं। ओके, तो जिस भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का आपको प्रोडक्टिविटी ज्ञात करनी है उस इकोसिस्टम के जल के वाटर सैंपल से उपरोक्त तीनों बोतल भर लेते हैं। एक तो इनिशियल बॉटल हो गई, एक वाइट बॉटल हो गई, एक ब्लैक बॉटल हो गई। इन तीनों बॉटल्स को हम भर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम सफ़ेद एवं काली बोतल को कुछ समय के लिए तंत्र के जल में लटकाए रखते हैं। उन दोनों बॉटल को हम इकोसिस्टम में लटकाए रखते हैं, जबकि इनिशियल बॉटल के जल से जल में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात
ज्ञात कर ली जाती है। तो आपने 3 सैंपल्स लिए, इनिशियल बॉटल के अंदर आपने क्या चेक कर लिया उसका, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चेक कर ली कि इनिशियल सैंपल के अंदर कितनी ऑक्सीजन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी की जब अब जो वाइट बॉटल है और ब्लैक बॉटल में उसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस अभी भी हो ही जा रहा है। तो सफ़ेद एवं काली बोतल को कुछ निश्चित समय तक जल स्रोत में लटकाए रखने के बाद उनके जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। तो वो अब जो बाकी की 2 बॉटल्स हैं उनको कुछ टाइम के बाद हम फिर उनमें उनके अंदर भी ऑक्सीजन कितनी है वो मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। और फिर सफ़ेद बोतल में फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि काली बोतल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि वो तो ब्लैक बोतल है, उसके अंदर लाइट नहीं जा रही है, तो वहाँ पर क्या होएगा, वहाँ पर सिर्फ रेस्पिरेशन ही चल रहा होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगी, कमी हो जाएगी। और इस तरह से हम तीनों जो बॉटल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग होएगी, और उस फार्मूला को पुट करके हम ये निकाल सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंदर रिलीज़ हुई है और कितनी रेस्पिरेशन के अंदर खर्च हुई है। तो ये है आपका लाइट डार्क मेथड। ओके, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। देन देयर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, वो कहलाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को ज्ञात कर सकते हैं। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, यह इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऊर्जा को नापते हैं, मतलब एनर्जी को नापते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर नामक उपकरण में एक मोटी भित्ति युक्त स्टील का बेलनाकार जार होता है। क्या होता है, एक मोटा स्टील जैसी वॉल होती है और एक जार बना रहता है। आगे मैं इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। जिसे जो ये जैकेट बेलनाकार जो जार होता है वो क्या कहलाता है, बॉम्ब कहलाता है। और इसके ऊपर एक एयर टाइट कैप लगी रहती है। कैप पर क्या होते हैं, 4 कनेक्शंस होते हैं। कैप के दोनों ओर ऑक्सीजन के लिए इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। और बाकी के दो जो कनेक्शंस हैं वो तो किसके लिए होते हैं, एक ऑक्सीजन के इनलेट और एक ऑक्सीजन के लिए आउटलेट का होता है। बाकी के जो कनेक्शंस होते हैं वो बिजली, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस के लिए होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवन को जो ड्राइड, जो भी प्लांट आपका जिसका भी प्रोडक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं उनको हम अवन में ड्राइड कर लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं, उसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रोड से बने होल्डर में क्रूसिबल को रख दिया जाता है। और जो भी जिसकी भी आपको प्रोडक्टिविटी ज्ञात करनी है वो यहाँ पर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर रख दी जाती है। और उसके पास उसको जो भी इसका इनलेट है उसके माध्यम से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को प्रवाह करते हैं। अब पादप पदार्थ में बिजली प्रवाहित करके उसे जला देते हैं। पादप पदार्थ के जलने से बॉम्ब का तापमान बढ़ जाता है, जिसका थर्मामीटर के द्वारा ज्ञापन कर लिया जाता है। तो जो ऊर्जा जितनी भी निकलती है उसको हम लीथ के फॉर्मूला के अनुसार उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस विधि से हम इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए इस तरह का होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। कई बार ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का सिर्फ डायग्राम भी आ जाता है कि भाई बॉम्ब कैलोरीमीटर का सचित्र वर्णन कीजिए या सिर्फ चित्र ही बनाइए, तो आप इसका डायग्राम ज़रूर देख लें एक बार। चलिए, उसके बाद एक नेक्स्ट मेथड है C14 मेथड। C14 मेथड, जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ये एक रेडियो आइसोटॉप मेथड होता है। तो इसमें जलीय पादपों की उत्पादकता ज्ञात करने के लिए ये एक सेंसिटिव मेथड है। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ज्ञात मात्रा में जो भी कार्बन का रेडियो आइसोटॉप है C14 युक्त सोडियम कार्बोनेट के 2 अलग अलग ब्लैक और वाइट बॉटल्स लेते हैं, और उनको अलग अलग जो भी फाइटोप्लैंक्टन बॉटल्स लेते हैं उनके अंदर हम डाल देते हैं। कुछ समय पश्चात जो ये रेडियो आइसोटोप C14 है वो कार्बन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट बनना है उसमें स्थापित हो जाता है, और निश्चित समय के पश्चात इन फाइटोप्लैंक्टन बॉटल में से उपरोक्त जो उनको बाहर निकाल लिया जाता है, और गीगर काउंटर की सहायता से जो कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन की मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हैं, वो C14 जो सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं जो कि C14 युक्त होता है, और कितना, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कितना वो यूज़ होके कितना कार्बोहाइड्रेट के अंदर C14 प्रेजेंट है, उससे हम क्या बता सकते हैं कितना कार्बोहाइड्रेट बना है।
अच्छा, एक ये चीज़ है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम किस तरह से करते हैं। सपोज इसमें क्या करते हैं हम, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से भी हम इसको कर सकते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अध्ययन के लिए इसको काम में ले सकते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर प्रति वर्ग मीटर मापकर हम कोई भी सपोज एरिया ले लिया, जैसे आपका इसके अंदर है कोई भी क्लोज सिस्टम ले लेते हैं हम, और उस जो भी आपने सैंपल लिया है उसको कांच का कोई भी एक चेम्बर होता है उसमें हम बंद कर देते हैं, और उस चेम्बर के में से हवा एक सिरे पर स्थित छिद्र से प्रवेश करती है। उसमें 2 छेद होते हैं, तो एक सिरे से तो हवा प्रवेश करती है, दूसरे सिरे से छिद्र से बाहर निकलती है। तो ऐसे हम 3-4 कोष्ठ एक साथ लगा देते हैं, जिनमें एक की दीवार प्रकाश संश्लेषण को रोकने के लिए काली कर दी जाती है। मतलब आपने 3 चेम्बर्स लगाए, तो एक चेम्बर के अंदर जो उसकी वॉल्स हैं उसको हम ब्लैक कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस ना हो। और एक सामान्य व एक काला कोष्ठ में लगभग, और उन जो भी आपने यदि 2 चेम्बर्स लगाए हैं तो उनमें सेम एज के प्लांट्स रख दिए जाते हैं। और जो तीसरा है मतलब जनरल जो आपका चेम्बर है उसमें कोई भी प्लांट नहीं रखा जाता है। अब जो वायु छिद्रों से बाहर आती है उसे बेरियम हाइड्रोक्साइड के घोल में गुजारा जाता है। मतलब क्या है, एक चेम्बर आपने 2 चेम्बर्स तो लिए, उसके अंदर आपने सेम एज के प्लांट्स रख दिए, एक इधर से हवा जा रही है और दूसरे उधर से निकल गए, तो एक के अंदर तो अपने ओपन मतलब उसको कोई पेंट नहीं किया, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दूसरे को आपने ब्लैक से कवर कर दिया, दैट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। और तीसरे के अंदर आपने कोई प्लांट्स नहीं रख दिए। अब तीनों के अंदर जो बाहर हवा निकल रही है उसको हम क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उसको अवशोषित करा लेते हैं। और जब फिर हम उसको ट्राइट्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कोष्ठ से गुजरने वाली कुल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का हम पता लगा सकते हैं। और उससे क्या होएगा कि जिसकी दीवार काली की हुई है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा श्वसन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बोध कराता है। तीसरा कोष्ठ क्या है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा माइनस प्रकाश संश्लेषण में कामयी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अलग अलग होएगी ना तीनों में, क्योंकि एक के अंदर तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होएगी वो कम होएगी। दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो दूसरे के अंदर ज़्यादा होएगी। और तीसरे के अंदर तो कुछ वैसे की वैसे वो निकल गई, तो तीनों के अंदर डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होएगी, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये सपोज ये क्लोज सिस्टम हो सकता है और उसमें हम अलग अलग चेम्बर लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये डिफरेंट कुछ मेथड्स हैं जो कि आपके कभी अलग अलग मेथड्स आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह से मेज़र करते हैं और मेनली प्रोडक्टिविटी क्या होती है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।